किसी को नहीं पता था कि एक हाई स्कूल के साइंस टीचर की एक पिटीशन, एक रिक्वेस्ट आगे जाके दुनिया को बदलने में कितना कंट्रीब्यूट करने वाली थी। 13 साल का एक बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा था जब उसके स्कूल में पहली बार कंप्यूटर आया। ये बात है साल 1968 की, और उस समय ये स्कूल अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक था जहाँ कंप्यूटर हुआ करता था। इस बच्चे को कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से बढ़ने लगा कि इस बच्चे ने कोडिंग वगैरह सीखना शुरू कर दिया, और ये सब कुछ सीख करके आगे चलकर इस बच्चे ने एक $3 ट्रिलियन की कंपनी स्टैब्लिश कर दी। एक ऐसी कंपनी जिसका प्राइमरी प्रोडक्ट आज भी 72% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। एक ऐसी कंपनी जो आपकी और हमारी लाइफ में डेली बेसिस पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। जी मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की। So you're the wealthiest man in the world for 20 years or more. Microsoft hit a new record high on Wall Street. They'll do whatever he can to capture more and more. You were like the youngest person to become a billionaire. Is that right? Pretty yeah, in terms of my यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 1968 में अप्रॉक्स 31 करोड़ बच्चे हाई स्कूल वाली एज ग्रुप में थे, मतलब उस एज में जिसमें बिल गेट्स थे उस टाइम पे। इसमें से लगभग 2 करोड़ बच्चे यूएसए में थे और ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चे वॉशिंगटन यानी कि बिल गेट्स के शहर में थे, और लगभग 300 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे जहां बिल गेट्स पढ़ते थे। मतलब बिल गेट्स 31 करोड़ बच्चों में से 300 बच्चों के उस ग्रुप का हिस्सा थे जिनके पास 1968 में कंप्यूटर का एक्सेस था। सोचो अगर बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता या बिल गेट्स किसी वजह से किसी और स्कूल में पढ़ रहे होते तो क्या आज माइक्रोसॉफ्ट होता। बिल गेट्स ने खुद 2005 में कहा था कि अगर वो स्कूल में नहीं होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट आज नहीं होता। 10 लाख में से एक बच्चे के पास कंप्यूटर का एक्सेस था और बिल गेट्स वो एक बच्चा थे। अब ये किस्मत नहीं तो और क्या है। नो डाउट बिल गेट्स काफी टैलेंटेड थे, हार्ड वर्किंग थे, स्किल्ड थे, विजनरी थे, भी बहुत कुछ थे, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि किस्मत की वजह से बिल गेट्स के पास एक काफी बड़ा एडवांटेज था जो उस टाइम वर्ल्ड में 10 लाख में से सिर्फ एक बच्चे के पास हुआ करता था। बिल गेट्स का उसी स्कूल में एक बेस्ट फ्रेंड था, केंट इवेंस। केंट की कहानी भी किस्मत की है, लेकिन अच्छी किस्मत नहीं, बुरी किस्मत। केंट भी गेट्स की तरह ही कंप्यूटर्स में काफी इंटरेस्टेड था। बिल गेट्स के अकॉर्डिंग केंट उनकी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर वो और केंट साथ में होते और साथ में काम करते रहते तो शायद दोनों साथ में कॉलेज जाते और साथ में ही माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करते, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया क्योंकि केंट इवेंस की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट। हाई स्कूल से निकलने से पहले ही उनका निधन हो गया। यूएसए में हर साल लगभग 30 से 35 लोग माउंटेनियरिंग की वजह से अपनी जान खो देते हैं। इसका मतलब है अगर आप यूएसए की पॉपुलेशन को देखें तो 10 लाख में से एक इंसान की मौत माउंटेनियरिंग की वजह से होती है, और किस्मत देखो कि केंट उन 30-35 लोगों में से एक थे। बिल गेट्स भी 10 लाख में से एक थे और केंट इवेंस भी 10 लाख में से एक थे, लेकिन एक की किस्मत उसको अरबपति बना देती है और दूसरे की किस्मत उसको लिटरली मिट्टी में मिला देती है। अगर आप भी किस्मत में बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और वीडियो में जो लास्ट की कहानी है उसको सुनना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। 1990 में याहू इंटरनेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी थी। याहू से बड़ी कोई इंटरनेट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और उस समय गूगल नया मार्केट में आया था। साल 2002 में याहू को एक अपॉर्चुनिटी मिली गूगल को सिर्फ $1 बिलियन में खरीदने की, लेकिन उस समय याहू के लीडर्स को ये ओवर प्राइस्ड लगा। शायद उनमें इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि अपने कॉम्पिटिटर को समझ सके, या उनको ये ऑफर काफी रिस्की ऑफर लगा जिसकी वजह से उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। और आज उसका रिजल्ट क्या है ये आप और मैं जानते हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज $2 ट्रिलियन की है और याहू सिर्फ $4.5 बिलियन में 2017 में बिक गई। अब ये याहू की बदकिस्मती थी, रिस्क न लेने की इच्छा, या फिर गूगल की किस्मत, ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन किस्मत का कुछ तो फैक्टर था। 1980 में एप्पल काफी स्ट्रगल कर रहा था, न उनके पास पैसा था और न अच्छा मैनेजमेंट, जिसकी वजह से कंपनी का फ्यूचर काफी अंधेरे में दिखाई दे रहा था। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स उस समय के पेप्सी के सीईओ जॉन स्कली के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि या तो वो एप्पल को खरीद ले या फिर एप्पल को एज अ सीईओ ज्वाइन कर ले, सो दैट एप्पल कंपनी को बचाया जा सके। जॉन ने एप्पल को खरीदा तो नहीं, लेकिन एज अ सीईओ ज्वाइन कर लिया।
उनके सीईओ बनने के बाद कंपनी में काफी चेंजेस आए और एप्पल वापस से ग्रोथ के फेज में आ गई। आज एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.4 ट्रिलियन की है। एप्पल वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है, जबकि पेप्सी की वैल्यूएशन सिर्फ $243 बिलियन है, एप्पल से 14 टाइम्स कम। अब ये एप्पल की किस्मत थी या पेप्सी का बैड लक, ये आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन लक का कुछ तो गेम यहाँ पर भी। 1984 की बात है। एक बिजनेसमैन जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, उनकी एक फ्लाइट डिले हो गई। उनका अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना काफी इंपॉर्टेंट था और इसी वजह से उन्होंने वेट करने की जगह एक प्राइवेट चार्टर प्लेन बुक करने का सोचा। अपने साथ उन्होंने कुछ और वेट कर रहे पैसेंजर्स को भी कन्विंस कर लिया कि भाई तुम भी साथ में चलो, और बदले में उनसे $39 चार्ज किए। इस इंसिडेंट से रिचर्ड ब्रांसन को आइडिया आया एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का, और इसी तरीके से स्टार्ट हुआ वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस। इस इंडस्ट्री में उस समय इंग्लैंड में ब्रिटिश एयरवेज की मोनोपोली थी और ये काफी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री होने की वजह से नए प्लेयर्स एंटर नहीं करते थे। ब्रांसन के इस डिसीजन को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि ब्रांसन को एयरलाइन इंडस्ट्रीज का कोई आइडिया ही नहीं था, हालांकि वो बिजनेस में काफी स्ट्रॉन्ग थे। ब्रांसन को समझ आया कि कस्टमर्स ब्रिटिश एयरवेज से काफी परेशान हैं, रेगुलर फ्लाइट डिलेज, पुअर कस्टमर सर्विस और महंगे फेयर्स की वजह से। इसी गैप को समझने के बाद ब्रांसन ने अपने एयरलाइंस में इन सारे इश्यूज को टैकल किया। अफोर्डेबल रेट्स पे कस्टमर को प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन ये सब काफी नहीं था ब्रिटिश एयरवेज को बीट करने के। वर्जिन एयरलाइंस अभी भी काफी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, और यही हुआ। 1989 में ब्रिटिश एयरवेज के पायलट्स स्ट्राइक पे चले गए, जिससे ब्रिटिश एयरवेज को काफी नुकसान हुआ। मार्केट में एक गैप क्रिएट हुआ और इसका एडवांटेज लेने के लिए वर्जिन एयरलाइन तैयार बैठा था। इस स्ट्राइक की वजह से वर्जिन को काफी फायदा हुआ और वर्जिन ने एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन कर लिया। लेकिन तभी ब्रिटिश एयरवेज ने एक और गलती कर दी। मार्केट में वापसी करने के लिए वर्जिन एयरलाइंस को नीचा दिखाने के लिए ब्रिटिश एयरवेज ने एक कैंपेन लॉन्च किया, डर्टी ट्रिक्स बोल के, लेकिन ये स्ट्रैटेजी बैकफायर। इस कैंपेन से वर्जिन को काफी पॉपुलैरिटी मिली, जो उनको नहीं जानता था वो भी उनको जानने लग गया। वर्जिन ने ब्रिटिश पे केस किया मानहानि का, और वो केस जीत भी गए और बदले में उनको मिला कई करोड़ रुपए का सेटलमेंट। ब्रांसन का एयरलाइन का आइडिया अच्छा था, एग्जीक्यूशन भी अच्छा था, इंटेंट भी अच्छा था, लेकिन सोचो अगर 1989 में पायलट्स का स्ट्राइक नहीं होता या वो कैंपेन वर्जिन के फेवर में काम करने की जगह ब्रिटिश एयरवेज के फेवर में काम कर गया होता तो क्या होता। अब इसको आप किस्मत बोलो या मत बोलो, ये आपका फैसला है, लेकिन यहाँ कुछ तो पॉजिटिव हुआ था वर्जिन अटलांटिक के लिए। ऐसे ही न जाने कितने और एग्जाम्पल्स को आपने अपने आस पास नोटिस किया होगा, महसूस किया होगा। ऐसे कितने लोगों के बारे में आपने सुना होगा जिनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। आपके गांव, शहर, मोहल्ले का कोई ऐसा आदमी जो बाहर कहीं कमाने गया और जब वापस आया तो एकदम बदल चुका था। गरीब गया, अमीर वापस आया। कोई ऐसा जो आपके साथ काम करता है, आपके सेम लेवल के स्किल सेट का है, और उसका प्रमोशन 1-2 साल में हो जाता है, लेकिन आप 4 साल से एक ही जगह बैठे हो। कोई ऐसा जो आते ही सबका फेवरेट बन गया और आप स्ट्रगल कर रहे हो। जिनके साथ हमेशा सही टाइम पे सही चीज हो जाती है, जो हमेशा रिस्क लेते हैं और बच जाते हैं, गलती करके भी उनकी गलतियां छुप जाती है और आप बिना गलती के भी फंस जाते हो। अगर आप ऐसे किसी इंसान के बारे में जानते हो तो कमेंट करके उसकी स्टोरी जरूर शेयर कीजिए, चाहे नाम छुपा दीजिए, पर स्टोरी बताइए, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान कितना वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा अपनी लाइफ में, यानी कि कितना पैसा बनाएगा, इसमें हार्ड वर्क, टैलेंट और स्किल्स के अलावा लगभग 40% कंट्रीब्यूशन लक फैक्टर का भी होता है। इकोनॉमिस्ट नसीम तालिब ने अपनी बुक फूल्ड बाय रैंडमनेस में लिखा है कि हाई स्टेक फाइनेंशियल डिसीजंस, यानी ऐसे फैसले जहां काफी सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, उसमें अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स को कंसीडर करना काफी नॉर्मल प्रैक्टिस है। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डेनियल कैनेमैन कहते हैं कि लोग आमतौर पर अपने सक्सेस में लक के रोल को काफी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लक, किस्मत, गुड कर्मा, जो बोलना है बोलो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आपके और हमारे सक्सेस का एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप अपने एक्शंस को और अपने कर्मों को तो कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथों में नहीं है। कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के इस श्लोक को तो सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने बोला है कि बेटा कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस श्लोक का जो अगला हिस्सा है वो बहुत कम लोगों को पता है।
यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं माँ कर्म फल हेतुर्गुर्मा ते शंभुस्तव कर्मणि, मतलब कभी भी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मान। अच्छे रिजल्ट्स के लिए खुद को ज्यादा प्रेज मत करो, अपनी तारीफ मत करो, और बुरे रिजल्ट्स के लिए खुद को ब्लेम मत करो, अपनी गलती मत निकालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ही मत करो, काम करना बंद कर दो, अकर्मण्यता में आ जाओ या लेथार्जिक हो जाओ। और जब आप इस दूसरे हिस्से का मतलब समझ करके इसको अपने जीवन में उतारने लगते हैं या उतार लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि सक्सेसफुल होने का सारा मंत्र तो यही छुपा हुआ था, जो कभी किसी ने आपसे और हमसे बताया ही नहीं। छिल बुरे का सोचे बिना सफलता असफलता के भाव से दूर होकर के जब आप निरंतर उसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ हर दिन एक लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहनत करेंगे, तब एक दिन ऐसा आएगा जब किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और आप उस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार होंगे। किस्मत तभी आपका साथ देगी जब आप लगातार कर्म करते रहोगे। उस स्कूल में 300 बच्चे थे बिल गेट्स की उम्र के, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ बिल गेट्स ने बनाया। किस्मत सबकी बराबर साथ दे रही थी, अपॉर्चुनिटी सबको मिली, लेकिन उसका फायदा सिर्फ एक ले पाया। याहू से रिजेक्ट होने के बाद गूगल ने न जाने कितने सही स्टेप्स लिए होंगे, सही डायरेक्शन में काम किया होगा, तब जाकर के गूगल आज वहाँ है जहाँ उसको हम जानते हैं। वर्जिन के ब्रांसन ने भी काफी मेहनत की, तब जाकर के किस्मत का फायदा उठा पाए। हम सभी को लगातार अपने स्किल्स, टैलेंट और पोटेंशियल को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, अपने नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा और धीरज के साथ भरोसा रखना होगा कि हमको भी कभी न कभी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तब हम तैयार होंगे उसको 100% ग्रैब करने में। मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से YouTube पे कंसिस्टेंटली लगातार वीडियोस बना रहा हूँ। हर वीडियो में मैं काफ़ी सारा रिसर्च डालता हूँ, स्क्रिप्टिंग होती है, वीडियो शूट करता हूँ, एडिटिंग होती है, और उस पे व्यूज आते हैं 400, 500, 1000। क्या दुख होता है? हाँ बिल्कुल दुख होता है। क्या हिम्मत टूटती है? हाँ बिल्कुल हिम्मत टूटती है। घबराहट होती है? हाँ बिल्कुल होती है। लेकिन क्या मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट को, एडिटिंग को, डिलीवरी को, स्क्रिप्ट को इम्प्रूव करते रहना है। एक दिन आएगा जब कोई ना कोई वीडियो लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं रात को वीडियो डाल के सोऊंगा, सुबह उठने तक उस पे मिलियंस में व्यूज आ चुके होंगे। एक ना एक दिन किस्मत चमकेगी और मेरा कंटेंट वायरल हो जाएगा। क्या पता वो किस्मत इसी वीडियो पे चमक जाए, या इसके अगले वाले पे, या उसके अगले वाले, जब भी हो, लेकिन होगा जरूर। और जब वो होगा, आई वांट कि मेरी ऑडियंस को वो वीडियो इतना पसंद आए कि वो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम के लिए बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ। और अब जाकर के मैं वेट कर रहा हूँ कि एक दिन मेरा किस्मत साथ देगी। ये है दोस्तों सही फॉर्मूला किस्मत की मदद से करोड़पति बनने का, ऐसा मुझे लगता है। आप किस्मत का इंतजार करते हो, लेकिन खाली हाथ के साथ नहीं, पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि लक इज नथिंग बट व्हेन हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। बात अलग है कि अगर आप अंबानी के घर पैदा हुए हो तो फिर आपको कोई बीट नहीं कर सकता है, लेकिन बेसिकली आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे और अपने एक्शंस को सही डायरेक्शन में रखना होगा। तब जाकर के एक दिन आएगा जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड बिलीव मी, हर एक वर्दी इंसान की लाइफ में एक ना एक मेजर अपॉर्चुनिटी जरूर आती है जब उसको मौका मिलता है बहुत पैसा कमाने। अब उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज वो ले पाता है या उसको जाने देता है, ये उस इंसान के ऊपर और उसकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है। और ये है दोस्तों पैसा कमाने का पहला सीख। पैसा कमाने में किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये अच्छी किस्मत सबकी लाइफ में आती है कभी न कभी, लेकिन इसका फायदा वही उठा पाता है जो तैयार होता है। तो आखिर कर्म बड़ा या किस्मत? देखो, न कर्म बड़ा न किस्मत, क्योंकि बिना कर्म के किस्मत बेकार है और बिना किस्मत के कर्म बस मजदूरी कहलाती है। तो आइए मजदूरी करते हैं तब तक जब तक हमारी किस्मत हमारा साथ न दे। वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और एक लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। इससे वीडियो को बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको पैसों के अगले सीक्रेट के बारे में भी जानना है तो कमेंट में नेक्स्ट लिख दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।